जय हिंद फ्रेंड्स। तो जो क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी उसमें हम एक वीडियो लेके आप लोग के साथ और जुड़ रहे हैं जो कि बायोलॉजी से और बायोलॉजी में विटामिन से संबंधित ये वीडियो है। आप जानते हैं कि विटामिन बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो आप तब तक वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण इनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो गाय का दूध भैंस की अपेक्षा हल्का पीले सफ़ेद रंग का होता है, इसका कारण क्या है? तो कैसीन, लैक्टेज, कैसीन के साथ क्रोटीन, लैक्टोज के साथ ब्यूटरीन एसिड। तो आप लोग बताइएगा इसमें क्या है? ऑप्शन सी सही है, कैसीन के साथ कैरोटीन। तो कैसीन के साथ कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण गाय का दूध हल्का पीले रंग का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूध का सफ़ेद रंग होना, जो दूध सफ़ेद रंग का होता है चाहे वो भैंस का हो चाहे गाय का हो, तो उसके पीछे का रीजन होता है कैसीन, एक प्रोटीन है जिसके कारण दूध सफ़ेद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 4.5%, 9% तथा 10%। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7.2% भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है। जबकि आप गाय में देखेंगे तो गाय में 3.5% से 4% आपको देखने को मिलेगा, और वहीं भैंस के दूध में ये आपको 7.2% देखने को मिलेगा वसा की मात्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4, क्वेश्चन नंबर 4। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जो दूध में उपस्थित प्रोटीन है वो किस एंजाइम के सहारे पचाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन तथा एरेप्सिन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है। दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। तो रेनिन पचाता कैसे है दूध में? क्योंकि दूध में घुलनशील कैसीन होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो रेनिन के प्रेजेंट में ये घुलनशील कैसीन कैल्शियम परमैंगनेट में परिवर्तित हो जाता है। घुलनशील ये भी होता है लेकिन ये सॉलिड रूप में हो जाता है। तो फिर अगले स्टेप में ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो कैसीन को ये किस में बदल देता है? कैल्शियम परमैंगनेट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कैसीन दूध होता है। तो कैसीन दूध का क्या होता है? तो कैसीन दूध का प्रोटीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन को हम कैसीन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। शरीर को ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन से होता है तथा विटामिन से होता है। तो आप बताइएगा इसमें से क्या ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। जो हमारे शरीर का निर्माण होता है ये प्रोटीन से होता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का अलग अलग रोल है। वसा से हमारी शरीर मोटी होती है, लेकिन जो हमारे ऊतक, बेसिक ऊतक का इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन्स होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की तरह काम करता है तथा विटामिन मेटाबॉलिज्म, उपापचय की क्रिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो अभी आपने देखा कि प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही हमारा शरीर बनता है। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर का विकास धीमी गति से होने लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा सूक्ष्म तत्व है? आप जानते हैं जैसे हमारे शरीर में 2 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, एक सूक्ष्म तत्व और दूसरा प्रचुर तत्व। तो यहाँ पे सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता, कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो कौन सा इसमें से सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंधक। गंधक जिसे हम लोग सल्फर कहते हैं, ये सूक्ष्म तत्व नहीं है। इसका रिक्वायर मैक्सिमम होता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे शरीर में दांत और हड्डी सल्फर या गंधक से ही बने होते हैं, इसलिए हम इसे सूक्ष्म तत्व न कह के प्रचुर तत्व कहते हैं। जबकि लोहा, जस्ता और मैग्नीशियम ये सब सूक्ष्म तत्व हैं जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये देखिएगा, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे कि विटामिन सी सही है, ऑप्शन नंबर बी। पपीता में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। और पपीता में विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन B2 भी उपस्थित होता है, लेकिन मैक्सिमम या ज़्यादा कहें इन सबके कंपेयर में सबसे ज़्यादा विटामिन सी उपस्थित होता है।
तो आप ये ध्यान रखिएगा, पपीता में और भी विटामिन होते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि आम, पपीता, गाजर ये सब विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है और इन सब में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि दूध में विटामिन ए लगभग नगण्य या कम निग्लेजिबल अमाउंट में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है, ये कहाँ पाया जाता है? जो ये कहना चाह रहा है कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे त्वचा में पाया जाता है अल्फा क्रिएटिन। त्वचा के साथ साथ ये हमारे बाल में, नाखून में, जानवर के खुर में तथा सींग में अल्फा क्रिएटिन पाया जाता है। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो प्रोटीन को इसमें से विकृत कौन नहीं करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रक्त किरणें जो होती हैं ये प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं, बाकी उष्मा, एक्सरे किरणें तथा भारी धातुएं ये सब प्रोटीन को विकृत करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता, तो आप देखेंगे तरुण जो नवयुवक होते हैं उन्हें हम तरुण कहते हैं, और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कैसे? ऑप्शन ए लगभग एक समान होती है। ऑप्शन बी तरुणों में उच्च एवं वृद्धों में न्यूनतम होती है। ऑप्शन सी वृद्धों में उच्चतम तथा तरुणों में न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो वृद्ध जन होते हैं इनको प्रोटीन की आवश्यकता तरुणों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि तरुण को प्रोटीन की आवश्यकता कम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है? उपयुक्त मतलब कौन सा दैनिक कितना प्रोटीन उन्हें दिया जाए तो सामान्यतः सही रहेगा क्रियाशील महिला में? तो 45 ग्राम पर डे अगर उन्हें प्रोटीन दिया जाए तो उनकी शरीर स्वस्थ रहेगी, जो क्रियाशील महिलाएं होती हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो दूध पिलाने वाली महिला हैं या प्रेग्नेंट महिला हैं उनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता अलग होती है। तो अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उन्हें प्रतिदिन कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी उन्हें लगभग 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पर डे होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्टार्च एक क्या है? तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। आप जैसा पढ़ते आए होंगे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? जो स्टार्च और प्रोटीन को, ऑप्शन ए दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। ऑप्शन बी दोनों बहुलक हैं। ऑप्शन सी आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी दोनों ग्लूकोज के अणु के निर्माण अंश से निर्मित होते हैं या अणुओं से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आयोडीन के साथ दोनों रंग मतलब स्टार्च और सेलुलोज दोनों नहीं रंग प्रदान करते हैं। केवल स्टार्च का घोल अगर हम आयोडीन से मिलाएंगे तो ये नीला या काला रंग देगा, जबकि सेलुलोज से मिलाएंगे तो वहाँ पे कोई भी रंग हमें नहीं देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन्स मानते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर से निर्मित होता है। और विटामिन डी 2 भाग होते हैं, विटामिन D2 और D3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन डी के सृजन में निम्नलिखित में कौन पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन डी से संबंधित है या विटामिन डी में पाया जाता है। जबकि रेटिनॉल ये आपका विटामिन ए है जो कि आँख के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फोलिक एसिड को हम लोग विटामिन B9 कहते हैं। स्कर्विक एसिड को हम लोग विटामिन सी कहते हैं। जबकि कैल्सीफेरॉल ये क्या है? ये विटामिन डी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है?
तो अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत अलसी है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को किल करता है और जिससे हमारे शरीर की रक्त वाहिनियाँ स्वस्थ रहती हैं और हृदय रोग से ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।